अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्लोरोप्लास्ट वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे भी क्लोरोप्लास्ट वाला टॉपिक आपने यूनिट नंबर 4 में डिटेल में स्टडी किया था, तो इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसमें हम क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स को स्टडी करेंगे। अब क्लोरोप्लास्ट में लाइट उसी वक्त एक्ट करेगी जब वो एब्जॉर्ब होगी। पिगमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि विजिबल लाइट की रेंज जो कि 380 से 750 नैनोमीटर वेवलेंथ पे होती है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट उसी वक्त वर्क करती है जब वो एब्जॉर्ब होगी, तो पिगमेंट्स इस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। आपके पास एक स्पेक्ट्रम होता है लाइट का, जिसमें से प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंट्स मौजूद हैं वो सिर्फ विजिबल रीजन को एब्जॉर्ब कर सकेंगे। डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाए वो डिसअपीयर हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि जैसे हमें जो कलर नज़र आ रहा होता है, बेसिकली वो कलर इसलिए नज़र आता है क्योंकि स्पेक्ट्रम में से उस रेंज वाली जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती बल्कि रिफ़्लेक्ट होती है। तो जो पोर्शन रिफ़्लेक्ट होता है वही हमें नज़र आता है, जो एब्जॉर्ब हो जाएगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। वो यूज़ होता है डिफरेंट पिगमेंट्स की एबिलिटीज़ को मेजर करने के लिए, जो कि वो डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो उनकी एबिलिटी डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करने की चेक की जा सकती है या मेजर की जा सकती है बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नोन एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब नेक्स्ट आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहे हैं। तो ये एक ग्राफ होता है जो कि प्लॉट किया जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स को चेक करने के लिए कि कोई भी पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो लाइट है उनको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उस पिगमेंट का जो ग्राफ होगा उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर बहुत सी इकसाम के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसा कि क्लोरोफिल वगैरह। क्लोरोफिल मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, बाकी एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहलाते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं, और ये येलो एंड रेड टू ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स हैं। कैरोटीन्स मोस्टली रेड टू ऑरेंज हैं और ज़ैंथोफिल्स जो हैं ये येलो टू ऑरेंज हैं। ये एब्जॉर्प्शन को और लाइट एनर्जी की यूटिलाइजेशन को वसी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पिगमेंट्स हैं वो दो तरह के हैं। क्लोरोफिल में फिर आगे से आप दो टाइप स्टडी करेंगे, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। फिर हमारे पास हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन्स भी पाए जाते हैं और ज़ैंथोफिल्स भी पाए जाते हैं। तो कैरोटीन्स जो हैं ये रेड टू ऑरेंज हैं और ज़ैंथोफिल्स जो हैं ये येलो टू ऑरेंज हैं। क्लोरोफिल को हम स्टडी कर लेते हैं। क्लोरोफिल मुख्तलिफ़ इक़साम के हैं, A, B, C, D, और ये यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और एल्गी में पाए जाते हैं, जबकि बाकी जो हैं ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, जिनको बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स कहते हैं। तो क्लोरोफिल की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। A, B, C, D आपको यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और एल्गी में मिलेंगे, जबकि बाकी इक़साम के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जिनको बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स कहते हैं। क्लोरोफिल ब्लू, वायलेट और ऑरेंज टू रेड वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ग्रीन, येलो और इंडिगो वेवलेंथ्स ये लीस्ट एब्जॉर्ब्ड हैं बाय क्लोरोफिल, और ये ट्रांसमिट हो जाती हैं या रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसी वजह से हमें प्लांट का कलर ग्रीन नज़र आता है।
अक्सर जो येलो कलर है ये डार्कर ग्रीन कलर से मास्क हो जाता है, मतलब येलो कलर छुप जाता है डार्कर ग्रीन कलर से। इस वजह से हमें पौधा सब्ज नज़र आता है जब तक ग्रीन कलर को कोई और पिगमेंट मास्क ना कर दे। तो येलो, ग्रीन और इंडिगो वेवलेंथ ये आम तौर पर एब्जॉर्ब नहीं होती या कम एब्जॉर्ब होती हैं। मोस्टली पोर्शन इनका ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट हो जाता है। जो ट्रांसमिट हो जाएगा या रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब टकरा के वापस चला जाएगा, तो वही कलर हमें दिखाई देगा। आमतौर पर येलो कलर जो है वो उसको डार्कर ग्रीन कलर मास्क कर लेता है। इस वजह से पौधे सब्ज नज़र आते हैं जब तक पौधों को या पौधों के ग्रीन कलर को कोई और पिगमेंट मास्क ना कर दे। नेक्स्ट हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके दो मेन पार्ट्स हैं, फ्लैट स्क्वायर लाइट एब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक हेड और दूसरा लॉन्ग एंकरिंग हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल। तो इसका हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है, फ्लैट होता है, स्क्वायर होता है और लाइट एब्जॉर्बिंग होता है, जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है। ये वाला जो पोर्शन है ये हेड रीजन है और ये जो टेल है जो कि हाइड्रोकार्बन से बनी होती है और ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर हीटिंग है। हेड पोरफायरन रिंग से बना होता है। पोरफायरन रिंग स्मॉलर पायरोल रिंग से बना होता है, जो कि 4 रिंग्स आपस में ज्वाइंट होते हैं और ये कार्बन और नाइट्रोजन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि ये आपको फिगर में नज़र आ रहा है। तो ये जो रिंग्स हैं ये 4 हैं और ये कार्बन और नाइट्रोजन से बने हुए हैं। एक रिंग ये, एक ये वाला और एक ये। तो ये इस तरह से 4 रिंग्स आपस में मिल के पोरफायरन रिंग बनाते हैं और इन स्मॉलर रिंग्स को पायरोल रिंग्स कहते हैं, जो कि कार्बन और नाइट्रोजन एटम से बने होते हैं। मैग्नीशियम का एक एटम सेंटर में मौजूद होता है और ये पायरोल रिंग के नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है, जैसा कि ये आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि मैग्नीशियम एटम सेंटर में है और ये पायरोल रिंग्स की नाइट्रोजन के साथ ज्वाइंट है। चारों पायरोल रिंग्स मैग्नीशियम एटम के ज़रिए, या ये जो 4 पायरोल रिंग्स हैं इनकी जो नाइट्रोजन है ये मैग्नीशियम एटम के ज़रिए ज्वाइंट हैं। अगर प्लांट के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लांट येलो हो जाता है। हीमोग्लोबिन का जो हीम पोर्शन होता है वो भी पोरफायरन रिंग से ही बना होता है, लेकिन उसके सेंटर में मैग्नीशियम एटम नहीं होता बल्कि आयरन एटम होता है। वैसे अगर आपको क्लोरोफिल का टॉपिक आ जाए तो फिर आपने ये हीमोग्लोबिन का जो हीम पोर्शन की बात की गई है वो आपने मेंशन नहीं करना होगा, ठीक है। ये वैसे डिफरेंस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये डिफरेंस अगर अलग से आ जाता है तब आप इसको मेंशन करेंगे, लेकिन अगर आपको एज सच क्लोरोफिल का टॉपिक आ गया है तो उसमें फिर ये चीज़ आप मेंशन नहीं करेंगे। क्लोरोफिल की जो टेल है ये एक पायरोल रिंग के साथ अटैच होती है। इस टेल को फाइटोल कहते हैं। इसमें 20 कार्बन एटम्स होते हैं जो कि 39 हाइड्रोजन के साथ ज्वाइंट होते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल थीलाकोइड मेम्ब्रेन के हाइड्रोफोबिक कोर के अंदर इस टेल के ज़रिए अटैच होता है, ये एम्बेडेड होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप की वजह से, जो कि पोरफायरन रिंग के साथ लगा होता है। क्लोरोफिल ए में आपको मिथाइल ग्रुप नज़र आएगा, जबकि क्लोरोफिल बी में मिथाइल ग्रुप की जगह पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा। ये आपको क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये टर्मिनल पोर्शन पे आपको क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप मिलेगा और क्लोरोफिल बी में कार्बोनाइल ग्रुप मिलेगा। अगर क्लोरोफिल ए और बी का मोलेकुलर फार्मूला देखा जाए तो क्लोरोफिल ए का फार्मूला होगा C55
H72O594 एंड मैग्नीशियम। क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है C55H70O6 नाइट्रोजन 4 एंड मैग्नीशियम। तो इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्लोरोफिल ए में कार्बन 55 हैं, क्लोरोफिल बी में भी कार्बन 55 हैं। क्लोरोफिल ए में हाइड्रोजन 72 हैं और क्लोरोफिल बी में 70 हैं। क्लोरोफिल ए में ऑक्सीजन 5 हैं और क्लोरोफिल बी में ऑक्सीजन 6 हैं। बाकी नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों में सेम है। तो इनमें स्लाइट डिफरेंस होता है इनके स्ट्रक्चर में। ये दोनों क्लोरोफिल्स जो हैं ये डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो करते हैं, इस वजह से इनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। कुछ वेवलेंथ्स जो कि क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो क्लोरोफिल बी नहीं कर सकता वो ए कर लेता है। इनके स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है इसकी वजह से जो लाइट एब्जॉर्प्शन है उसकी रेंज इंक्रीज़ हो जाती है। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन होता है जबकि क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन है। जितने भी क्लोरोफिल्स हैं उनमें से क्लोरोफिल ए जो है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के तौर पे, क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये भी देखा गया है कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अलावा उन सब में ये पाया जाता है। क्लोरोफिल ए की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं जो कि अपनी रेड एब्जॉर्प्शन पीक्स की वजह से थोड़ी सी डिफरेंट हैं, और ये फॉर्म्स 670, 680, 690, 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो इस बेस पे क्लोरोफिल ए की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम का रेड रीजन जो है उसमें एब्जॉर्प्शन में स्लाइट डिफरेंस शो करती हैं। क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए के साथ तमाम ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। क्लोरोफिल्स वाटर में इंसॉल्युबल हैं जबकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या अल्कोहल वगैरह उनमें सॉल्युबलाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट हैं आपके पास कैरोटीनॉइड्स जिनको एसेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं। कैरोटीनॉइड्स आमतौर पर येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स हैं जो कि ब्लू वायलेट रेंज को एब्जॉर्ब करते हैं। येलो, रेड या ऑरेंज पिगमेंट्स इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाइट जो है या ये जो वेवलेंथ्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तभी इनका कलर येलो या रेड टू ऑरेंज हो सकता है। जबकि जो रेंज ये एब्जॉर्ब करते हैं वो ब्लू वायलेट रेंज है, और ये क्लोरोफिल की एब्जॉर्प्शन से मुख्तलिफ वेवलेंथ्स हैं। तो इस तरह से ये स्पेक्ट्रम को वसी करते हैं। ये और क्लोरोफिल बी इनको मिला के हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। मतलब कैरोटीनॉइड्स को और क्लोरोफिल बी को एसेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी को क्लोरोफिल ए तक ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से लाइट रिएक्शन इनिशिएट होता है। आमतौर पर जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है वो इस तरह से होती है कि कैरोटीनॉइड्स में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कैरोटीनॉइड्स उस एनर्जी को क्लोरोफिल बी तक ट्रांसफ़र करते हैं और क्लोरोफिल बी जो है वो फिर आगे से एनर्जी को क्लोरोफिल ए तक मुंतकिल करता है। कुछ कैरोटीनॉइड्स क्लोरोफिल को इंटेंस लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं और उस इंटेंस लाइट को डिसिपेट करते हैं या ख़त्म करते हैं, रादर दैन ट्रांसफरिंग एनर्जी टू क्लोरोफिल, बजाय इसके कि उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करें उसको वहाँ से डिसिपेट करते हैं क्योंकि वो क्लोरोफिल के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसी तरह के कैरोटीनॉइड्स ह्यूमन आई को भी प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास लाइट द ड्राइविंग एनर्जी, ये वाला टॉपिक नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला टॉपिक भी नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो है रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो है ये रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस का मतलब होता है वो अमल जिसमें रिडक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी हो रही हो।
तो हम फोटोसिंथेसिस को अगर रिएक्शन की फॉर्म में देखें तो आप देख रहे हैं कि 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मोल्स ऑफ वाटर प्लस लाइट एनर्जी gives us C6H12O6 plus 6 moles of oxygen plus 6 moles of water। अब इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिड्यूस हो रहा है। किस तरह से कि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन कहते हैं, जबकि वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। किस तरह से कि इसमें से हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर एक ही प्रोसेस में हो रहे हों तो उस रिएक्शन को या उस प्रोसेस को रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस जो है ये रिडॉक्स प्रोसेस है। लेकिन ये इतना सिंपल सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें सीरीज़ ऑफ स्टेप्स या रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस जो हैं उसके 2 पार्ट्स हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिनको हम लाइट रिएक्शंस भी कहते हैं, जिसमें लाइट डायरेक्टली यूज़ होती है, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस जिनको डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं, जिनमें लाइट डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होती। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस आमतौर पर फोटोसिंथेसिस की वो फेज़ है जिस दौरान लाइट एनर्जी क्लोरोफिल और बाकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इस एनर्जी कन्वर्जन के रिज़ल्ट में रिड्यूसिंग और एसिमिलेटिंग पावर इन द फॉर्म ऑफ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड ATP स्टोर हो जाती है, और ये जो है यही एनर्जी फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में जाके यूटिलाइज हो जाएगी। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, वो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन आयन को प्रोवाइड करता है, जबकि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर बाय रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड शुगर में रिड्यूस हो जाएगी, और ये रिड्यूसिंग पावर और केमिकल एनर्जी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से आएगी, जो कि लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए थे। एनर्जी शुगर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस की इस फेज़ को डार्क रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली लाइट इस्तेमाल नहीं होती। ये रिएक्शन लाइट में भी हो सकता है और डार्क में भी हो सकता है। शर्त ये है कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अवेलेबल हो, क्योंकि इस रिएक्शन में लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि chemical energy in the form of reducing and assimilating power, which is in the form of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and adenosine triphosphate are available or are used.